हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल क्यूट मॉक। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका हिस्ट्री एजुकेटर, एंड आई बिलीव आप सारे बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे हमारी आज की क्लास के लिए, जिसके अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, यानी द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आइए जानते हैं कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस चैप्टर में हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब ये जो चैप्टर है ये बेसिकली स्टार्ट तो हो रहा है हड़प्पन सील्स को। इट इज अज्यूम्ड कि बच्चों को हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अच्छे से पता होगा, बट इफ इन केस अगर आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता है तो आज की वीडियो के बाद आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कब, कहां, कैसे डिस्कवर की जाती है, यहां से हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी द इंपॉर्टेंट सील्स और आर्टिफैक्ट्स जो इन साइट से मिलती है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट सील्स एंड आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉलोड बाय दैट जो टाउन ऑफ मोहनजोदाड़ो है। मोहनजोदाड़ो इज अ टाउन, एक प्लेस है जो कि लोकेटेड है पाकिस्तान में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है ये। इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ये जो टाउन था ये कैसा बना हुआ था, यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी थी, और इसके थ्रू हम ट्रैक करने की कोशिश करेंगे जो सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे हड़प्पन सोसाइटी में। अब ये जो सोशल डिफरेंसेस थे, इसका आइडिया आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे लगाया है? थ्रू द ब्यूरियल्स, जो जिस तरह से लोगों को दफनाया गया था उसके बेसिस पर, या फिर जो हमें उस टाइम की ज्वेलरी या बाकी आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं उसके बेसिस पे। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कि इस सिविलाइजेशन में किस तरह का क्राफ्ट प्रोड्यूस करा जाता था, जो वहां के सील्स थे, वेट्स थे, या फिर जो स्क्रिप्ट थी वो क्या थी, और किस तरह से ये जो क्राफ्ट है वो बनता था, क्या टेक्निक यूज करते थे, कौन सा मटेरियल यूज करते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो एक स्पेशल स्टोन है, इसका नाम है लैपिस लैजुली, एक ब्लू रंग का बहुत ही स्पेशल स्टोन है। वो तो यहाँ पर बाहर से भी आता था, ट्रेडिंग भी चलती थी इस सोसाइटी में। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड लास्टली हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि जो अलग अलग आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर्स ऑफ इंडिया बनते हैं उनको किन चुनौतियों का, किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जब वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर करते हैं, और या तो फिर जब उनको इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं कि एग्जैक्टली वो कैसे उसको अलग अलग टाइम पीरियड में प्लेस करें। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले हम ये चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू सर्टेन टर्म्स। अगर मैं बात करूं तो जो हिस्ट्री है उसको हम 3 टाइम पीरियड्स में अगर डिवाइड कर दिए, किस बेसिस पे? ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। तो अगर हम हिस्ट्री को ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट डिवाइड कर दे तो पहला है हमारे पास प्री हिस्ट्री। ऑलराइट, अब ये याद रखिएगा कि ये डिवीजन किस बेसिस पे हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटो हिस्ट्री, एंड लास्टली वी हैव हिस्ट्री। तो हमें इन 3 टर्म्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि आपको इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। प्री हिस्ट्री हमारा बेसिकली वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पर हमारे पास रिटन टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इस टाइम पर एक सिविलाइजेशन, या तो सिविलाइजेशन ना सही तो एटलीस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन, रादर टू बी स्पेसिफिक, एक ह्यूमन पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, प्रेजेंस ऑफ होमो सेपियंस है। ये प्री हिस्ट्री में हमें कैसे पता चलता है प्री हिस्ट्री वाले पीरियड्स में कि स्क्रिप्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस टाइम के टूल्स, स्टोन टूल्स या फिर केव्स जो है उसके थ्रू हमें पता चलता है कि एक प्री हिस्टोरिकल पीरियड भी थी जहां का पे हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिला है, लेकिन उस जमाने का बहुत पुराने टूल्स या तो केव्स हमें मिले हैं। नेक्स्ट इज प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पे स्क्रिप्ट्स तो है, हमारे पास रिटन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन उन स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। किस रीजन से? क्योंकि वो जो सिंबल्स थे वो इतने कॉम्प्लिकेटेड थे, हम उसके आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो उसका पैटर्न नहीं समझ पाए, जिस बेसिस पे वो स्क्रिप्ट अभी तक अनडिसाइफर्ड है। अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया में ये प्रोटो हिस्ट्री का पीरियड कब आता है, सो दैट इज समवेयर अराउंड 3000 BCE टू 600 BCE। ये वो टाइम पीरियड है जहां पे इंडस सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे भी हमें स्क्रिप्ट तो मिले, आप इस प्रेजेंटेशन के बिल्कुल बॉटम में देख सकते हैं, ये बेसिकली आपका
स्क्रिप्ट ही है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, लेकिन इसको अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए। तो ये है हमारा प्रोटो हिस्ट्री का पीरियड। एंड उसके बाद आता है हमारा हिस्टोरिकल पीरियड। ये वो टाइम पीरियड है जहां पर हमारे पास कई सारे वैदिक कॉर्पस अवेलेबल है, हमारे पास वैदिक टेक्स्ट अवेलेबल है। इस टाइम पे बुद्धिज्म और जैनिज्म का ओरिजिन होता है। सो इस टाइम पर हम हमारे पास क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, ये हमारे हिस्ट्री के अंदर आता है। सो आई बिलीव आपको ये तीनों टर्म्स जो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अब ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिटन टेक्स्ट जो हिस्ट्री है वो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया, और इसको हम डिटेल में अब जानेंगे। ठीक है, तो जो इंडिया में प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी वो टाइम पीरियड जिस टाइम पे हमारे पास रिटन टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, वो ऑलमोस्ट 4 फेजेस में डिवाइडेड है। अब इसके अंदर जो लास्ट फेज है वो हमारा प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, एंड आई बिलीव आपको क्लियर भी है कि प्रोटो हिस्ट्री कौन सा पीरियड है। ये ट्रांजिशन है प्री हिस्ट्री से हिस्ट्री के बीच का। तो सबसे पहले पीरियड आता है हमारा पैलियोलिथिक एज। जो हमारा पैलियो है उसका मतलब होता है ओल्ड, और जो लिथिक है उसका मतलब है स्टोन। तो यानी ये ओल्ड स्टोन एज है। अब ये जो एज है, इस टाइम पर जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी, इस टाइम पर जो होमो सेपियंस है उनका प्रेजेंस फेल्ट होता है। और पैलियोलिथिक एज की एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इस टाइम पे स्टोन टूल्स वो यूज करते हैं। जो ह्यूमंस थे वो उस टाइम पे हंटर गैदरर्स थे। ऐसा नहीं था कि वो किसी एक पॉपुलेशन पे सेटल्ड है। वो फॉर एग्जांपल कहीं किसी रीजन में रह रहे हैं तो वहां के लोकल एनिमल्स को हंट कर रहे हैं, और जो भी उन्हें वहां पे खाने लायक एडिबल पेड़ पौधे फल मिल रहे हैं वो उसको खा रहे हैं। एक बारी वहां की वो एनिमल पॉपुलेशन खत्म हो जाती है या फिर वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है तो वो नेक्स्ट जगह पर शिफ्ट कर जाते हैं। सो पैलियोलिथिक पीरियड में जो ह्यूमंस थे दे वर हंटर गैदरर्स, और वो बड़े बड़े टूल्स यूज करते थे। दिस इज द फीचर ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड। ऑलमोस्ट 10,000 BC के पहले का हमारा जितना भी टाइम पीरियड है दैट कम्स अंडर पैलियोलिथिक पीरियड। ऑलराइट, इसके बाद आता है हमारा मीजोलिथिक पीरियड। जो हमारा मीजोलिथिक पीरियड है वो है हमारा मिडिल स्टोन एज। मीजो यानी मिडिल एंड लिथिक यानी स्टोन। तो मीजोलिथिक पीरियड में हमें क्या चीज देखने को मिलता है कि इस टाइम पर जो स्टोन के टूल्स यूज करते थे ह्यूमंस वो काफी ज्यादा छोटे हो चुके हैं। ठीक है, वो उनको स्पेसिफिकली बोलते हैं माइक्रोलिथ्स। तो इस टाइम पे 2 चीजें देखने को मिलती है। एक, जो स्टोन टूल्स है वो पहले से रिफाइन हो चुके हैं, थोड़े से पॉइंटेड हो चुके हैं, उतने बड़े नहीं है जितने पहले होते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें बहुत छोटे साइज के भी स्टोन टूल्स मिलते हैं एंड दीज आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। ऑलराइट, ये है हमारी मीजोलिथिक पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका टाइम पीरियड अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट 4000 ईयर्स लास्ट करता है। 10,000 BCE टू 6000 BCE हमारा टाइम पीरियड है मीजोलिथिक एज का। उसके बाद से आता हमारा नियोलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज। अब ये जो पीरियड है इसके अंदर बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इस टाइम पे ह्यूमन ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। इस टाइम पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एकदम अच्छे से स्टार्ट हो चुका था। मैन यूज्ड टू डोमेस्टिकेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, वो चाहे बुल, शीप, गोट्स या फिर अलग बाकी जो कैटल हो गए वो हो गए, उनको डोमेस्टिकेट करना इन्होंने शुरू कर दिया था। अब क्योंकि ह्यूमन एग्रीकल्चर भी कर रहा है और डोमेस्टिकेशन भी कर रहा है, तो ये टाइम पीरियड था जब ह्यूमन लाइफ सेटलमेंट स्टार्ट होती है। ह्यूमन लाइफ जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन वो सेटल हो जाती है एंड यहां से विलेज कम्युनिटी का ओरिजिन होता है। इसके पहले पैलियोलिथिक पीरियड में या तो मीजोलिथिक पीरियड के अंदर ह्यूमन लाइफ जो थे वो अभी तक सेटल नहीं हुए थे। हंटिंग गैदरिंग का जो काम था वो चल रहा था, लेकिन फाइनली नियोलिथिक पीरियड में आकर ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो सेटल होने लग जाती है। इस टाइम के जो टूल्स थे वो भी बहुत ज्यादा रिफाइंड थे। आपको वेल प्रिसाइज एकदम प्रॉपर्ली कार्व टूल्स नियोलिथिक पीरियड के देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है हमारा मेटल एज। अब ये जो मेटल एज है ये वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर हम बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये मेटल एज को मैंने फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दो ही पीरियड्स में डिवाइड करा है। द फर्स्ट वन इज कैल्कोलिथिक एज एंड द सेकंड इज ब्रॉन्ज एज। कैल्कोलिथिक एज की अगर बात करें तो ये वो एज है जिसको हम बेसिकली अगर स्प्लिट करके बोले तो इसको हम कॉपर स्टोन एज बोलते हैं। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल जो ह्यूमंस ने यूज करना शुरू करा था। तो इसी टाइम पीरियड पे ह्यूमंस ने कॉपर मेटल का यूज करना स्टार्ट किया, उसके टूल्स बनाने स्टार्ट करे और इसके वजह से उनकी लाइफ काफी ज्यादा इजी होगी।
अब ये जो कैल्कोलिथिक एज है इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इस टाइम पर हमें कई सारी सिविलाइजेशन देखने को मिलती है वर्ल्ड में, चाहे वो अगर आप इंडिया पाकिस्तान का रीजन चेक करें इंडस वैली के बगल में, सो दैट इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर आप यूफ्रेट टिग्रिस रिवर बेसिन में चेक करें तो उस टाइम पर एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जिसका नाम था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो कैल्कोलिथिक एज के अंदर हमें आ रहे दो सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं, इवन और भी थे, चाइना एंड ऑल, सो दैट इज कैल्कोलिथिक एज। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज एज। आफ्टर फाइंडिंग कॉपर ह्यूमंस को आगे और एक और मेटल मिलता है टिन, एंड दे रियलाइज अगर हम इन दोनों मेटल को कंबाइन कर दे तो एक नए टाइप का मेटल, खैर उसको तो अब तो एलॉय बोलते हैं, हमें मिलेगा विच इज इवन स्ट्रॉन्गर देन बोथ द मेटल्स। तो यहां से हमारा ब्रॉन्ज एज स्टार्ट होता है। ऑलराइट, सो आई बिलीव आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है इंडिया के अंदर वो कौन कौन से हैं। बेसिकली पैलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज, फिर मिडिल स्टोन एज आता है जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि टूल्स के साइज छोटे हो चुके हैं, नियोलिथिक पीरियड के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन सेटल हो गई है, और फिर कैल्कोलिथिक एज आता है जिसके अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बिगिन होती है, एंड ब्रॉन्ज एज इज समवेयर रिलेटेड टू द डिके ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऑलराइट, तो चलिए अब हम जानते हैं मेन टॉपिक जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके बारे में। आई होप आपको इसके पहले का बैकड्रॉप सब चीज क्लियर हो गया होगा ताकि आप अच्छे से इस सिविलाइजेशन के ओरिजिन को समझ सकें। तो अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन अब जैसे कहने लगे हैं, मेजरली इसका नाम यही है, बट एक रीजन है कि इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। वो सिंपल सा रीजन ये है कि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट जो डिस्कवर करी गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। बाद में जब हड़प्पा के बाद हमें ऐसे कई सारे साइट्स मिलते हैं जो इंडस या उसके ट्रिब्यूटरीज के बगल में लोकेटेड थी, जिस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम रीनेम कर दिया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑलराइट, तो ये जो सिविलाइजेशन है इट इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, और अलग अलग स्कॉलर्स ने इसको अलग अलग टाइम पीरियड में डालने की कोशिश करी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेट्स में चेंजेस आते हैं। बट जस्ट रिमेंबर हम स्ट्रिक्टली स्टिक करेंगे जो एनसीईआरटीज में डेट्स मेंशन है उनसे, क्योंकि जो आपके आंसर की आएगी, जो आपका मार्किंग स्कीम होगा वो बेस्ड होगा जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है उसके बेसिस पे, ऑलराइट, जो आपके बुक्स में प्रिस्क्राइब है वो। तो अब ये जो साइट है हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, जो सिविलाइजेशन है उसकी डिस्कवरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर कैसे किया गया। ऑलराइट, तो बेसिकली होता क्या है कि 1856 की बात है, पंजाब के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही थी। किस चीज की कंस्ट्रक्शन हो रही थी? रेलवे लाइंस की। अच्छा, बिल्कुल ध्यान से सुनने एक स्टोरी है, अगर एक बार आपने अच्छे से सुन लिया तो आपको याद रहेगा, एंड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। तो होता क्या है कि इंडिया में इस टाइम पे ब्रिटिशर्स रेलवेज इंट्रोड्यूस कर रहे थे। 1856 के अंदर पंजाब की बारी आती है और वहां पे रेलवेज लाइंस जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे। उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन और एक्सकवेशंस का वर्क, बेसिकली डिगिंग का वर्क चल रहा था। जो यहाँ के लेबरर्स थे जो ये काम कर रहे थे उनको कुछ ब्रिक्स मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्रिक्स थे ये बहुत ही यूनिक ब्रिक्स थे, ये सेम साइज के थे, एंड ये उनके लिए थोड़ा शॉकिंग था कि अर्थ के अंदर से सेम साइज के ब्रिक्स कैसे मिल रहे हैं। बट उन्होंने अल्टीमेटली इसको ज्यादा हीट नहीं दिया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और वो अपना वर्क आगे कंटिन्यू करते रहे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चांस था एक अच्छे से इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर करने का, बट ये यहां पर मिस हो गया। नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि 1850 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम, नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर कनिंघम इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, नोट करते रहिएगा, और ये फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया भी है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1850s में जाते हैं और वो हड़प्पा के साइट को विजिट करते हैं और वहां पे एक छोटा सा एक्सकवेशन कंडक्ट करते हैं। अब यहां पर उनको क्या मिलता है, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोन स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और वो इनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ज्यादा वो इस चीज में ध्यान नहीं देते हैं, और अल्टीमेटली उनको लगता है कि ये कोई बहुत ज्यादा पुराना स्टोन स्ट्रक्चर नहीं है। कुछ सालों बाद क्या होता है कि उनको दोबारा लगता है कि एक बारी हड़प्पा साइट को विजिट करना चाहिए और वहां पे अच्छे से एक्सकवेशन कंडक्ट करनी चाहिए। तो वो जाते हैं 1872 के अराउंड हड़प्पा में, और वो यहाँ पे दोबारा एक्सकवेशन करते हैं। अब इस टाइम पर इनको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मिलती है जिसको देख के वो एकदम ही हैरान रह जाते हैं। उन्हें सील मिलता है,
वो जो सील होता है उसके ऊपर एक बुल का डिजाइन बना होता है। अब ये जो बुल का डिजाइन है, क्योंकि इसका हम्प नहीं निकला हुआ है, सो ही थॉट कि ये एक कोई फॉरेन कंट्री का कोई सील वगैरह है, ये इंडिया का सील नहीं है। उन्हें कुछ स्क्रिप्ट्स भी मिलती है, लेकिन अगेन मैंने बताया हड़प्पन सील स्क्रिप्ट को तो डिसाइफर ही नहीं करा गया है, तो वो उस पर भी ज़रा ध्यान नहीं देते हैं। और ये एक नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्लू था इस सिविलाइजेशन को डिस्कवर करने का, वो यहाँ पे मिस हो जाता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम उस सील को प्रॉपरली प्लेस नहीं कर पाते हैं कि कौन से टाइम पीरियड को ये बिलोंग करता है। इस सील की बात करें तो ये हमारा बुल सील है, इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी, जो ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, उनको लगता था कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है समवेयर अराउंड 500 या 600 बीसी। बेसिकली जिस टाइम से इनको वैदिक कॉर्पस मिल रहे हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट या तो फिर जैन टेक्स्ट मिल रहे हैं, इन्हें लगता था कि इंडिया की हिस्ट्री यहीं से बिगिन हो रही है। पर हमें इन्हें बाद में पता चलता है कि इंडिया के अंदर तो एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, विच इज ऑलमोस्ट 3000 बीसी, विच एग्जिस्टेड ऑलमोस्ट एट द टाइम ऑफ 3000 बीसी। आज से 5000 साल पुरानी सभ्यता थी ये ऑलमोस्ट, और इसकी डिस्कवरी फिर अल्टीमेटली कब होती है, 1920s के अंदर। क्या होता है 1920s के अंदर कि दयाराम साहनी है और आर.डी. बनर्जी है। जो दयाराम साहनी है वो हड़प्पा के अंदर एक्सकवेशन कर रहे हैं, और आर.डी. बनर्जी है वो मोहनजोदाड़ो के अंदर कर रहे हैं। किस चीज से रिलेटेड कर रहे थे वो एक्सकवेशन, कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को लेकर। अब बाय चांस ये नहीं है कि उन्हें पता था यहाँ पे एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है इसलिए वो एक्सकवेशंस करे, नहीं, बाय चांस दे स्टम्बल्ड अपॉन एन एंटायर सिविलाइजेशन। उन्हें जब वो चीजें उन्होंने खोदनी शुरू करी तो उन्हें पूरे पूरे घर दिखने लग गए अलॉन्ग विथ आर्टिफैक्ट्स एंड एवरीथिंग। सो फाइनली ये मेनली रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि वो गए तो थे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से रिलेटेड कुछ रिसर्च करने, लेकिन वहां पे उन्हें एक अलग ही सिविलाइजेशन के प्रूफ मिलते हैं। ये जो थे वो उस टाइम के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया थे जॉन मार्शल, उनके लीडरशिप के अंदर काम कर रहे थे। तो जॉन मार्शल ने 1924 के अंदर ऑफिशियली हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्कवरी की घोषणा करी। ये जो मैप है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो शो करा हुआ है। आप देख सकते हैं कि मेनली ये सारा कहां पे कन्फाइंड है, इंडिया और पाकिस्तान का जो रीजन है वहां पे, नॉर्दर्न इंडिया, वो भी वेस्टर्न वाला जो इसका वेस्टर्न सेक्शन है वो। इट वाज अ वेरी ह्यूज सिविलाइजेशन। अगर आप चेक कर सकते हो तो ये ऑलमोस्ट इंडिया में कश्मीर से शुरू हो रहा है और समवेयर अराउंड गुजरात या महाराष्ट्र ये खत्म हो रहा है। अब अगर इसका आप वेस्टवर्ड एक्सटेंशन चेक करें तो ये अफगानिस्तान तक जा रहा है, एंड अगर इसकी आप ईस्टवर्ड एक्सटेंशन चेक करें तो ये प्रेजेंट डे यूपी मेरठ ईस्टवर्ड उतना एक्सटेंड कर रहा है। सो इट वाज अ वेरी ह्यूज सिविलाइजेशन जिसने बहुत ही मेजर सेक्शन कवर करा था। ऑलराइट, और मेनली कहां पे था ये, इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के आजू बाजू लोकेटेड, ठीक है। अब जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को अलग अलग टाइम पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने जो 3 डिवीजन दी वो कौन सा था, हमारा अर्ली हड़प्पन फेज। अब ये जो अर्ली हड़प्पन फेज है यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें रूरल लाइफस्टाइल देखने को मिलती है, एंड एट द सेम टाइम हमें यहाँ पर कुछ सील्स, कुछ स्कल्पचर्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, कुछ टूल्स देखने को मिलते हैं, या तो बोन्स के ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं। सो ये जो टाइम पीरियड दैट इज अराउंड 3300 BCE टू 2600 BCE हमारा अर्ली हड़प्पन फेज है। फिर आता है मेच्योर हड़प्पन फेज। ये जो मेच्योर हड़प्पन फेज है ये वो टाइम पीरियड है जहां पर बहुत ही डेवलप्ड सोसाइटी के हमें एग्जिस्टेंस देखने को मिलते हैं। हमें रूरल से एक अर्बन लाइफस्टाइल के प्रूफ्स मिलते हैं। जो यहाँ के स्ट्रक्चर्स थे, जो टाउन्स बने हुए थे, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे। ये है हमारा अर्ली हड़प्पन फेज का जो पीरियड है। जब बेसिकली हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हम अर्ली हड़प्पन फेज को ही रेफर कर रहे होते हैं। एंड थर्ड इज द लेट हड़प्पन फेज। ये जो लेट हड़प्पन फेज है ये मार्क करता है डिके ऑफ द अर्बन लाइफस्टाइल। ये जो मेच्योर हड़प्पन फेज के अंदर एक बहुत ही डेवलप्ड लाइफस्टाइल एक्सिस्ट करती थी, वो एक एक करके डाउनफॉल के ओर आती है, उसका डिके होता है। एंड दैट इज मेंशन, वो जो टाइम पीरियड है ऑलमोस्ट 1900 BC टू 1300 BC के, जो 600 ईयर्स का ऑलमोस्ट टाइम स्पैन है, दैट इज द लेट हड़प्पन फेज। ऑलराइट, तो अब जानते हैं इस सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, भले ही आपसे एग्जैक्टली आपको लगता होगा इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, लेकिन
ये टॉपिक्स जो है ये आपको आगे अपने इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसको नोट भी करते रहिएगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन्स के बारे में, टाउन प्लानिंग के बारे में। सो जो हड़प्पन टाउन्स है, अगर मैं इसके अंदर स्पेसिफिकली मोहनजोदाड़ो का एग्जांपल दूं, तो वो टाउन जो है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक है सिटाडेल और एक है हमारा लोअर टाउन। सिटाडेल एक ऐसा सिटाडेल बेसिकली क्या था कि एक ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो कि बेसिकली पब्लिक कन्वीनियंस से रिलेटेड है या तो पब्लिक एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो सिटाडेल एक ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ था, कुछ स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग्स बने हुए थे, जिसके अंदर काउंट होता है हमारा ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदाड़ो में ही है, ग्रेनरीज देखने को मिलेंगे हमें यहाँ पे, असेंबली हॉल देखने को मिलेंगे। और जो लोअर टाउन था यहाँ पे हमें एक सेटल्ड पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अब ये यहाँ पर जो हाउसेस थे वो बहुत ही अच्छे से कंस्ट्रक्टेड थे। उन हाउसेस का पैटर्न क्या था? ग्रिड पैटर्न में कंस्ट्रक्टेड था। फॉर एग्जांपल अगर आपने डोरेमोन देखा होगा तो आपने देखा होगा कि डोरेमोन में जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे ऐसे कट करती है। इसका एडवांटेज क्या था कि अगर सड़कें दूसरे को 90 डिग्री में कंस्ट्रक्ट करनी है, जो पीछे से हवा आएगी वो ऑटोमेटिकली उस पूरे गली को साफ कर देगी, तो वहां पे ज्यादा साफ सफाई की भी दिक्कत नहीं होगी। सो दिस शोज कितनी एडवांस थिंकिंग थी इनकी और कितनी डेवलप्ड सोसाइटी थी कि ये नहीं इनकी हौच पौच गलियां बनी हुई थी, घर कहीं भी कंस्ट्रक्ट करे थे, नहीं, ग्रिड पैटर्न में था। आप नीचे इमेज में भी चेक कर सकते हैं। और ये जो गलियां थी एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी, जिसकी वजह से जब विंड फ्लो करती थी तो ये गलियां ऑटोमेटिकली साफ हो जाती थी। नेक्स्ट जो यहाँ पे लोअर टाउन है, यहाँ के जो घर थे वो मड ब्रिक्स के बने हुए थे, बेसिकली बर्न्ड क्ले होता है, इसको हम टेराकोटा बोलते हैं। और ये जो ब्रिक्स का साइज था वो भी यूनिफॉर्म था। ये नहीं है कि अलग अलग घर में अलग अलग ब्रिक्स का साइज यूज हो रहा है, नहीं, ब्रिक्स का साइज भी यूनिफॉर्म था। बहुत ही एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अभी की तरह नहीं है कि एक बारिश हुई नहीं और पूरी सड़कें भर गई या तो फिर बहुत टाइट ड्रेन्स है जो ओवरफ्लो कर रहे हैं। उनके ड्रेन्स प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड थे, वो डीप थे, घर से जस्ट जॉइनिंग ड्रेन्स रन करते थे, वो कवर्ड थे एंड कुछ छोटे छोटे डिस्टेंस पे पॉट होल्स, मैन होल्स बने हुए थे कि उनकी अच्छे से सफाई भी करी जा सके। सो बहुत ही प्लानिंग के साथ ये जो है टाउन इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन था। उसके टाउन प्लानिंग से हमें आइडिया मिल जाती है कि उस टाइम के लोग कितने वाइज थे। नेक्स्ट अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वीट और बार्ले जो है वो इनके इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होते थे जिसको ये ग्रो करते थे। एट द सेम टाइम सेसमे सीड्स हो गए हमारे, या तो फिर डेट ट्रीज हो गए, हमें ये भी मिलते हैं उस जमाने से रिलेटेड, ठीक है, इनकी भी प्रेजेंस हमें पता चलती है। नेक्स्ट ये स्टॉक ब्रीडिंग करते थे, यानी जो एनिमल्स है, जो कैटल है, ये उनको ब्रीड करते थे। किस लिए करते होंगे? ऑफ कोर्स क्योंकि कैटल से उन्हें दूध, दही या बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो मिलते थे। एट द सेम टाइम हमें टेराकोटा फिगर्स मिले बुलक्स के, तो हमें ये भी आइडिया लग सकता है कि जो बुलक्स थे वो किस लिए यूज हो रहे थे? फॉर फार्मिंग, ऑलराइट, या तो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ट्रेड, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ट्रेड कैसा था। सो ट्रेड उस टाइम पर होता था, हमें इस चीज का प्रूफ मिलता है सील्स के बेसिस पे। कई सारे ऐसे सील्स हैं जो हड़प्पा में बने थे और वही हमें मिले हैं मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया मैंने आपको बताया था यूफ्रेट टिग्रिस रिवर बेसिन में है, बेसिकली प्रेजेंट डे अगर आप अफगानिस्तान ईरान की बात करें, सो वहां पर आपको वही सील्स देखने को मिलेंगे जो आपको हड़प्पा में देखने को मिले, ठीक है। तो ये क्या प्रूफ है कि ये सील्स खुद तो यहां से उड़ के वहां पे गए नहीं होंगे, कोई ना कोई तो उनको लेकर गया होगा। क्यों लेकर गया होगा? ऑफ कोर्स ट्रेड करने के लिए लेकर गया होगा। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो अपने आसपास की उस समय की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी उनके साथ ट्रेड करती थी। किन चीजों का ट्रेड करती थी? अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं तो इस रीजन के अंदर हमारे मेटल्स थोड़े कम है, जो कि ऑफ कोर्स एक रिवर बेसिन है, तो ये गोल्ड या फिर कॉपर या फिर टिन ऐसे मेटल्स को इंपोर्ट करती थी। एंड एक्सपोर्ट किन चीज को करती थी? एक एग्रीकल्चरल रीजन है तो यहां से ये वीट हो गया, बार्ले हो गया, या फिर जो टेराकोटा के फिगर्स है उसको भी एक्सपोर्ट करती थी, ठीक है। अब ट्रेडिंग के लिए ये क्या चीज यूज करते? करेंसी यूज करते थे या फिर कुछ और?
सो बेसिकली इस टाइम पे बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। ये आर्कियोलॉजिस्ट कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमें उस टाइम पे कोई करेंसी ऐसी चीज नहीं देखने को मिलती है। अगर करेंसी नहीं और ट्रेड हो रहा है तो कैसे हो रहा होगा, कमोडिटी के बदले में कमोडिटी की, भाई तू मुझसे 5 किलो गेहूं ले ले और मुझे 5 किलो चावल दे दे। सो दिस वाज बार्टर सिस्टम, जहां पे एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी या तो एक सर्विस के बदले में दूसरी सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। लेट्स टॉक अबाउट द वेट्स एंड मेजर्स या तो सील्स। तो जो उस जमाने के वेट्स थे वो यूनिफॉर्म थे और वो जो थे वो बाइनरी नंबर्स के वे में बनाए जाते थे। बहुत छोटे छोटे वेट्स भी हमें देखने को मिलता है, जिससे हमें क्या आइडिया लगता है कि वो मोस्ट लाइकली ज्वेलरी की मेजरमेंट के लिए, ज्वेलरी के वेट के को मेजर करने के काम आता होगा। और जो सील्स थे वो भी किस लिए यूज करे जाते थे, दे वर मोस्ट लाइकली अ साइन, ये वैलिडेट करने के लिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेसोपोटामिया से ही आया है, अगर उसके ऊपर वो सील उन्हें दिख जाए। ऑलराइट, बहुत सारे सील्स थे उस टाइम की। अगर मैं बात करूं तो पशुपतिनाथ का सील देखने को मिलता है, द बुल सील देखने को मिलता है। कुछ इमेजेस मैंने यहां पे लगा भी रखे हैं, सो यू कैन सी दैट। नेक्स्ट बात करते हैं क्राफ्ट की। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसके अंदर बहुत ही फाइन वर्क हमें देखने को मिलता है। अगर हम पॉट्स की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी पॉटरी लोग करते थे। सिंपल पॉट्स भी देखने को मिलते हैं और फैंस के बने हुए स्पेशल पॉट्स भी देखने को मिलते हैं और कई सारे पैटर्न्स वाले शाइन वाले पॉट्स भी देखने को मिलते हैं। ये करेंटली अगर आप जाए म्यूजियम्स में, जो हमारे साइट्स है राखीगढ़ी, लोथल या तो फिर हमारा जो आप नेशनल म्यूजियम में ही जाए दिल्ली, सो वहां पे कई सारे ऐसे पॉट्स और बाकी भी आर्टिफैक्ट्स मौजूद है हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड। यू कैन टेक अ लुक एट देम। ज्वेलरी की बात करें तो इस टाइम पे ज्वेलरी भी लोग पहनते थे, बीट मेल बीट फीमेल, ज्वेलरीज पहनने का बहुत ज्यादा शौक था। ये जो ज्वेलरीज थे वो अलग अलग पत्थरों के बनते थे। लेपिस लजुली मैंने पहले ही बताया, एक ब्लू रंग का पत्थर था जो कहां से आता था, अफगानिस्तान के रीजन से आता था। शॉटुगई वहां पे एक रीजन है, वहां पे हमें और भी चीजें मिली हैं विच इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो अफगानिस्तान के साइड से लेपिस लजुली आ रहा है। एक रेड रंग का बहुत ही सुंदर स्टोन होता था, इसका नाम था कार्नीलियन, तो वो भी यूज होता था। और स्टेटाइट करके भी हमारा एक थोड़ा सा सॉफ्ट सा स्टोन होता था जो काइंड ऑफ चीजें जोड़ने के भी काम आता था। सो ये सारे टूल्स को स्टोन्स को यूज करके ज्वेलरी बनाई जाती थी। हमें बोन्स की ज्वेलरी देखने को मिलती है और ये स्पेशल स्टोन्स की ज्वेलरी देखने को मिलती है। तो पीपल वर फॉन्ड ऑफ ज्वेलरीज ऑल्सो एट दिस टाइम। आर्ट एंड स्कल्पचर्स की बात करते हैं। सो आर्ट एंड स्कल्पचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने के लिए। अब अगर मुझे कोई ऐसी चीज मिल रही है जिसको मुझे नहीं, बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट को, जिसको वो अच्छे से डिसाइफर नहीं कर पा रहे कि इसका क्या यूज रहा होगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना दिया। फॉर एग्जाम्पल बात करें अगर मदर गॉडेस की या फिर द प्रीस्ट, ये दो स्कल्पचर्स है जो आर्कियोलॉजिस्ट को किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में रखने में मुश्किल हो रही थी कि ये किस बेस पे बनाया गया, ये क्या चीज सिंबॉलिफाई करते हैं। तो इनको किस कैटेगरी में दिया गया, रिलीजियस कैटेगरी में। सो यही ये हो गए दोनों स्कल्पचर्स और एक पशुपतिनाथ का सील हो गया, जो हमें थोड़ा बहुत आइडिया देखते हैं कि हड़प्पन लोग जो थे वो रिलीजियस भी थे। अब ये जो मदर गॉडेस, इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक हेडड्रेस पहना हुआ है, शी हैज गॉट ज्वेलरीज ऑन हर अपर बॉडी और उन्होंने नीचे कुछ स्कर्ट जैसा स्ट्रक्चर पहना है। सो ये जो है ये हमारी मदर गॉडेस का स्ट्रक्चर है, बहुत ही डिटेल में बनाया है। दिस शोज कि उनको क्राफ्ट वर्क अच्छे से आता था, स्कल्पचर्स बनाने का उनको आर्ट पता है। अगर आप ये प्रीस्ट की फिगर भी देखें, सो इट हैज गॉट फ्लोरल मोटिव्स, एक शॉल जैसा स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर फ्लोरल मोटिव्स है। दिस शोज कि वो अलग अलग डिजाइन बनाते थे, कोई एक डिजाइन को ही आगे कंटिन्यू नहीं करते थे। हमें और क्या देखने को मिले, स्टोन वर्क्स भी देखने को मिले और हमें कॉपर और ब्रॉन्ज के भी कई सारी स्टैचूज देखने को मिली है। हमारे सामने एक है द डांसिंग गर्ल, ये इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक फीमेल फिगर है जो अपने वेस्ट के ऊपर हाथ रख के खड़ी हुई है। सो दिस ऑल्सो शोज कि उस टाइम के लोग लेजर में भी बिलीव करते थे। सो आर्ट एंड क्राफ्ट के वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट सोर्स है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब ये हो गया बेसिकली सिविलाइजेशन।
कब बनी, कैसे बनी, इसके फीचर्स क्या थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1924 में ऑफिशियली अनाउंस करा गया था जॉन मार्शल के द्वारा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन फाइंड करी गई है। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बहुत ही वेल डेवलप्ड टाउन्स थे, जो अलग अलग आर्ट एंड आर्किटेक्चर थे, तो वो अलग अलग तरह के स्टोन्स के बने होते थे, सेम डिजाइन्स नहीं होता था, और ये इवन ट्रेड भी करते थे। ऑलराइट, ये सारी चीजें होगी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। लास्ट पढ़ते हैं इस चैप्टर का टॉपिक, इस वीडियो का टॉपिक, विच इज डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि किन कारणों के वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो खत्म होती है। अगर मैं बोलूं तो बेसिकली जो हमारा अर्बन फीचर्स थे सिविलाइजेशन के वो खत्म हो जाते हैं। इट इज रिलेटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द अर्बन फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन। कुछ लोग कहते हैं, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट टू बी स्पेसिफिक, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं हमारे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते थे। अब क्योंकि ये एक सोसाइटी, ये जो सिविलाइजेशन थी वो एक रिवर के किनारे बेस्ड थी, तो रिवर इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाली थी। अब यहाँ पे ड्रॉट्स भी आ सकते थे अगर रिवर्स ने अपना कोर्स चेंज कर लिया, और यहाँ पे फ्लड्स भी आ सकते थे अगर रिवर्स ओवरफ्लो कर गई, ज़्यादा बारिश हो गई। तो इस वजह से भी ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई। कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि फ्लड्स की वजह से खत्म हुए। अब फ्लड्स यहाँ पे आते होंगे, हमें इस बात का प्रूफ कैसे मिल सकता है? यहाँ के जो हाउसेज है वो भी कई सारे डबल स्टोरीज या ट्रिपल स्टोरीज हाउसेज है, उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि हाँ फ्लड्स आते होंगे तो लोगों ने एक नहीं 2 मंजिले घर बना रखे थे कि जब नीचे पानी भरेगा तो फिर वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हो गया ड्रॉट्स की वजह से रिवर अपना कोर्स का जो फ्लो है वो चेंज कर सकती है, इस वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। नेक्स्ट बात करें तो कुछ लोग का कहना ये भी है कि नेचर को बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करा गया, चाहे वो चीजें बनाने के लिए हो अलग अलग, या तो फिर अपना घर चलाने के लिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रीज कट करना फॉर फ्यूल, फॉर फॉडर, या किसी भी रीजन से फॉर सेटलमेंट ऑल्सो। तो इस वजह से भी ये सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। सम पीपल से कि उस टाइम पर एक एपिडेमिक फैला था, इसका नाम है प्लेग, यानी प्लेग महामारी फैली थी, और उस वजह से भी ये सिविलाइजेशन खत्म होगी। लाइक हमें कुछ जो डेड बॉडीज मिली है वो शहर के स्ट्रीट्स के बीच में मिली है। तो इस बेस पे कुछ लोग का कहना है कि प्लेग एपिडेमिक आया होगा और इस वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हुई हो गई होगी। और लास्ट में कुछ लोग का क्या कहना है कि आर्यन इन्वेजन, दे वर फॉरेन इन्वेजन, जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया या फिर मिडिल ईस्ट से आते हैं, यहाँ के लोगों पे अटैक करते हैं, उन्हें अपना स्लेव्स बनाते हैं, और जितने लोग बच जाते हैं वो उनके स्लेव्स बन जाते हैं। कुछ लोग साउथ इंडिया में शिफ्ट हो जाते हैं और ये सिविलाइजेशन इस वजह से डिके हो जाती है। सो देयर वर वेरियस रीजंस फॉर द डिके ऑफ दिस सिविलाइजेशन, जो हम क्लियरली अभी तक नहीं बोल पाए कि एग्जैक्टली किस वजह से सिविलाइजेशन खत्म होती है। ऑलराइट, तो ये रहे आपके 2 होमवर्क्स। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपको अच्छे से सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। मैंने जो भी बताया आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, ताकि जब भी हम नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर पढ़ें, जब भी नेक्स्ट टाइम हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो ये समझने में कि ये चीज़ कहाँ से आई, या फिर ये सिविलाइजेशन कब एग्जिस्ट करती थी, इसको कैसे डिस्कवर करा गया। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज कि Who gave a report on हड़प्पन seals in the 1870s? मैंने इसका रेफरेंस आपको आज की वीडियो में दिया है, आपको एक बार ध्यान से उस वीडियो को दोबारा सुनना है, इस वीडियो को, और अपने तरफ से रिसर्च भी करना। अगर आप NCERTs पढ़े तो आपको इसके अंदर इसका आंसर मिल जाएगा कि किसने हड़प्पन सील्स के ऊपर 1870s के अंदर एक रिपोर्ट पेश की थी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच पीरियड मार्क द फर्स्ट यूज ऑफ कॉपर? कॉपर मेटल का यूज पहली बारी किस पीरियड में करा गया? ऑलराइट, सो आई बिलीव आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। आप नेक्स्ट टाइम होमवर्क करके आएंगे। आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, और अगर नहीं करा है तो फट से सब्सक्राइब करिए, फट से जो बेल नोटिफिकेशन है उसको क्लिक कर दीजिए कि मैं नेक्स्ट टाइम जब आपको इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊं विच इज रिलेटेड टू द सील्स, या तो फिर अगर हमारे चैनल पे किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी और नई वीडियो डले तो आपको पता लग जाए और अपने फ्रेंड्स के साथ वो शेयर करके उनकी भी एग्जाम में प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। ऑलराइट, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, होमवर्क करके आइएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।